हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उपविषय इतिहास पाठ 2 भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार, इस पाठ में हम आपको ये बतलाएंगे कि अंग्रेजों ने भारत में अपने राज्य का विस्तार कैसे किया। 18वीं शताब्दी के अंत में जब अंग्रेज यहाँ से व्यापार कर रहे थे, उस समय हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहते थे। हमारे देश को अधिक धनवान मानते हुए यूरोप के अनेक देशों ने भारत से व्यापार करने के लिए यहाँ के राजाओं और नवाबों से मदद मांगी और व्यापार की मांग की। अब चूंकि हमारा देश धनी था, यूरोप के देश अपना उपनिवेश स्थापित करने के लिए विश्व के अनेक देशों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इसी कड़ी में, जैसा कि पहले पाठ में आपने पढ़ा कि सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के पुर्तगाल देश के लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए। उसके बाद हॉलैंड निवासी यहाँ आए, जिनको डच कहते थे। तीसरे फ्रांसीसी आए, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और बाद में फिर अंग्रेज भी यहाँ पर आए, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। विशेष रूप से इन चारों देशों ने हमारे देश से व्यापार करना प्रारंभ किया, और व्यापार करते करते उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यहाँ के राजा और नवाब आपसी फूट में लगे रहते हैं, इसलिए क्यों न इसका फायदा उठा करके हम यहाँ पर अपने शासन को स्थापित करें। इसके लिए चारों शक्तियाँ, जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, वो आपस में भी एक दूसरे से युद्ध करने में लग गईं, और ये युद्ध उन्होंने इसलिए किया कि भारत पर हमारा प्रभुत्व जमे, यानी भारत हमारा उपनिवेश बने। अब उपनिवेश क्या होता है? एक देश जब दूसरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश कहलाता है। और इस प्रकार यूरोपीय शक्तियों ने हमारे देश को उपनिवेश बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। इसके बारे में व्यापार करते करते यहाँ के राजाओं और नवाबों में फूट डालने का निश्चय किया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अंग्रेजी राज्य का विस्तार करने के लिए अंग्रेजों ने डचों को, पुर्तगालियों को अपना प्रभुत्व नहीं जमाने दिया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले उस समय मद्रास का गवर्नर था। मद्रास का वर्तमान नाम चेन्नई है, जो तमिलनाडु की राजधानी है। और अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, जो उस समय अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस प्रकार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक प्रदेश में, जिसका पहले नाम मैसूर था, 3 युद्ध हुए। इन मैसूर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों युद्धों में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए
इन तीनों युद्धों को जीत लिया, जिसमें पहला युद्ध अंग्रेजों का हैदर अली के साथ हुआ और हैदर अली मैसूर का ही शासक था। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो मैसूर के युद्ध, कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, वह युद्ध हुए। धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो बंगाल हमारा प्रदेश था, जो सबसे बड़ा था, बंगाल पर कब्जा करने के लिए वहां अपनी सेनाएं भेजी। लॉर्ड क्लाइव ने अपनी सेनाएं बंगाल में भेजी। उस समय का जो बंगाल था वो बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों को मिलाकर के बंगाल कहलाता था। ये बहुत बड़ा प्रदेश था बंगाल। बंगाल के नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे और उस सिराजुद्दौला नवाब से टक्कर लेने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेनाएं वहां लगा दी। जब नवाब को यह पता लगा कि यहां पर अंग्रेज अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, तो सिराजुद्दौला भी एक बड़े क्षेत्र का प्रमुख नवाब था और उसके साथ भी काफी बड़ी सेना थी। उसका सेनापति मीर जाफर बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने सेना को आदेश दिया कि अंग्रेज से युद्ध करके इनको भगा दिया जाए। किंतु अंग्रेज चालाक थे। उन्होंने पहले से ही सिराजुद्दौला नवाब को शक्तिशाली मानते हुए वहां फूट डालने का प्रयास किया। यानी उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को एक ऐसा लालच दिया कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, इसलिए आप युद्ध में निष्क्रिय रहना। ये पहले से ही मीर जाफर की बात अंग्रेजों के साथ हो गई थी। इस प्रकार जब सिराजुद्दौला का आदेश सुना और सेना लेकर मीर जाफर युद्ध के मैदान में गया, तो लॉर्ड क्लाइव से जब उनका युद्ध चल रहा था तो मीर जाफर ने अपनी सेना को ना कोई आदेश दिया और वह निष्क्रिय खड़ा रहा। जब सेना ने युद्ध नहीं किया सेनापति के बिना, तो ऐसे समय में राजा ने, सिराजुद्दौला ने सोचा, नवाब ने, कि यहां से भागना उचित है और वो वहां से भाग निकला। किंतु बाद में अंग्रेजों की सेना के द्वारा उसको पकड़ लिया गया, उसको बंदी बनाया गया और वहां बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया गया। आने तुम ही हो। हेलो, हाँ बच्चों, मैंने बताया मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और इस प्रकार सिराजुद्दौला बंदी बन गया, मीर जाफर वहां का नवाब बना। इसके बदले में अंग्रेजों ने मीर जाफर से बहुत सारा धन लिया तथा कुछ ऐसी छोटी मोटी रियासतें भी उन्होंने उनसे ले ली, जिनसे लगान कर या भूमि कर अंग्रेज उगाने लगे और इस प्रकार अंग्रेजों का व्यापार अधिक बढ़ गया। ठीक उसी समय मीर जाफर के नेतृत्व ने अंग्रेजों को परास्त किया, किंतु बाद में अंग्रेजों ने इसमें भी फूट डालने की नीति समझी। उसमें क्या किया उन्होंने, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम और उस मीर कासिम को वहां का नवाब बनाने के लिए दबाव बनाया। आदमी लालची होता है। मीर कासिम बंगाल का नवाब बने ऐसा उसने कभी सोचा नहीं था, तो उसने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। मीर जाफर
युद्ध में हार गया। बाद में अंग्रेजों ने मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया और उसको नवाब बनाने के साथ ही उससे बहुत सारे गांव रियासत में ले लिए और करोड़ों रुपया उससे इसके बदले में धन के रूप में इकट्ठा कर लिया। अब अंग्रेजों का बंगाल के अधिकांश भाग पर कब्जा हो गया और अंग्रेज आगे के लिए अपनी रणनीतियां बनाने लगे। उसी दरमियान मीर कासिम जब नवाब था तो उसने अपनी महत्वाकांक्षा का परिचय देते हुए अंग्रेजों को सोच को समझ लिया और उन्होंने अंग्रेजों को युद्ध में हराने के लिए एक योजना बनाई। वो योजना थी कि मराठों को और अवध के नवाबों को उन्होंने अपनी संयुक्त सेना का हिस्सा बना दिया। वो कैसे बनाया? अवध के नवाब शाहजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनकी सहायता के लिए, इनसे सहायता मांगने के लिए वो वहां पहुंचा और उन्होंने वचन दिया और इस प्रकार वो वहां पर सफलता प्राप्त करने के लिए संयुक्त सेना का साथ देकर के अंग्रेजों से युद्ध में भिड़ गया। और इस प्रकार अंग्रेजों से जब युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए मराठों को कुछ धन दे दिया और शाह आलम को अवध का नवाब बना दिया द्वारा। और इस प्रकार मीर कासिम का जो प्लान था वो फेल हो गया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी से उतार कर और मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। यह प्रक्रिया चलती रही। अब इसके बदले में उन्होंने अवध के बहुत सारे गांव और बहुत सारी छोटी मोटी रियासतें भी बदले में अंग्रेजों ने ले ली और वहाँ उसका जो नवाब था अवध का, उसको उसका राज्य शेष वापस कर दिया। अंग्रेजों का विस्तार होता चला गया अंग्रेज राज्य का और इस विस्तार की कड़ी में ही भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश बनाने प्रारंभ हो गए। यानी ये व्यापार तो यहाँ से करते ही थे किंतु अपने उपनिवेश बनाते बनाते वो बढ़ते चले गए और भारत में उन्होंने उपनिवेश बनाना प्रारंभ किया। अब इन उपनिवेशों बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया? यहाँ से ये जो राज्य थे जहाँ वो कब्जे में थे उनके अंग्रेजों के, वहाँ पर उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया और वहाँ पर कुछ ऐसी खेती करवाई जैसे नील की खेती, चाय की खेती, कहवे की खेती, कपास की खेती और इन वस्तुओं को कच्चा माल समझ करके वो ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ से उसका माल बना करके पक्का बढ़िया और फिर बाज़ारों में बेचते थे। भारत के बाज़ार में उसको महंगा बेचते थे। तो इस प्रकार अंग्रेजों के राज्य का विस्तार होता चला गया, उनके उपनिवेश बढ़ते चले गए। इसके बाद भारतीय राजाओं नवाबों को सैनिक सहायता उन्होंने प्रारंभ कर दी। यानी उन्होंने सोचा कि ये नवाब यदि एक हो जाएंगे, राजा यदि एक हो जाएंगे तो हमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एक राजा से दूसरे राजा को हराने के लिए या एक नवाब से दूसरे नवाब को हराने के लिए उन्होंने उन राजाओं और नवाबों को अपनी सेना की सहायता देना प्रारंभ किया। सेना सहायता यानी अंग्रेजों के पास अच्छा तोपखाना था, अच्छा जहाजी बेड़ा था और अच्छी बंदूकें थीं जो कि भारतीयों के पास नहीं थी। इस प्रकार से एक भारतीय राजा को सहायता देना और दूसरे राजाओं पर आक्रमण करना, उसके बाद जिस राजा की सहायता करते थे जो सेना थी उनकी, तो उसके बदले में बाद में जिसका विस्तार हो जाता दूसरे राजा पर, उसका कब्जा हो जाता था, उससे जो इकट्ठा धन होता था उसका आधा धन अंग्रेज ले लेते थे और कुछ राज्य का जो कुछ भाग था वो अंग्रेज
अपने लिए ले लेते थे और वहाँ से व्यापार भी करते थे और अपना निवेश भी यानी उपनिवेश भी बढ़ा रहे थे, अपने राज्य का विस्तार भी कर रहे थे। और इस प्रकार से अपने उपनिवेश बढ़ाते हुए उन राज्यों से वहाँ के किसानों से लगान वसूली तेज कर दी, टैक्स बढ़ा दिया और अपना व्यापार और तेज गति से करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय राजाओं और नवाबों से व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने भारतीयों से अपेक्षा की कि ये कंपनी का व्यापार है, इस कंपनी के व्यापार में कंपनी को चुंगी कर नहीं चुकाना है, कंपनी व्यापार में अपना जो माल खरीदेगी वो सस्ता खरीदेगी और जो उससे बना माल आएगा उसको महंगा बेचेगी। इस प्रकार ये बातें राजाओं से स्वीकार कर ली दबाव में, क्योंकि उन्होंने उनको सैनिक सहायता दे करके उनकी जीत कराई थी। अब राजा इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे, ना ही नवाब इस बात से इनकार कर सकते थे। अब सैनिक सहायता के बदले आपस में फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने भारत में लागू की और इस प्रकार अंग्रेजी राज्य का विस्तार और अधिक होता चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं से फायदा उठाना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजाओं से अनेक प्रकार के फायदे उठाए, जैसे उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने अपने कंपनी का व्यापार तो किया ही, किंतु उन्होंने अपना स्वयं का व्यापार भी करना प्रारंभ कर दिया। यानी वो अपने माल को कंपनी का माल बता करके उससे चुंगी कर का टैक्स माफ करा लिया। कंपनियों से जो वहाँ के किसान थे उनसे सस्ता माल खरीद लिया कंपनी का माल बता करके और बाद में उस माल को महंगे दामों पर कंपनी का माल बता करके महंगे दामों पर बेच दिया। इस प्रकार जो कंपनी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने और उसके कर्मचारियों ने दोनों ने इसका फायदा उठाया और दोनों ही मालामाल हो गए। कंपनी मालामाल हो गई और उसके अधिकारी भी मालामाल होते चले गए। अंग्रेजों को जब इसका पता लगा तो उन्होंने कुछ जांच बैठाई जिसमें जो अधिकारी थे उन पर कुछ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई। ठीक इसी प्रकार राजाओं और नवाबों से फायदा उठाते हुए सन 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में अंग्रेजों का पुनः भारतीय नवाबों से युद्ध हुआ और इसमें प्लासी के युद्ध में जो एक महत्वपूर्ण युद्ध था जो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, ये एक महत्वपूर्ण युद्ध था प्लासी का। इससे अंग्रेजों की जीत होने के साथ ही अंग्रेजों के राज्य का और अधिक विस्तार होना प्रारंभ हो गया और नवाब या राजाओं की शक्ति घटती चली गई। ठीक इसी प्रकार से सन 1764 ईस्वी में बक्सर नामक स्थान पर फिर अंग्रेजों का युद्ध भारतीय नवाबों से हुआ। इन्होंने यहाँ पर भी एक नवाब ने दूसरे नवाब पर दबाव जमाने के लिए अंग्रेजी सेना की सहायता ली और युद्ध जीत लिया और इस प्रकार से उसमें जो धन प्राप्त हुआ या नवाब का जो विस्तार हुआ राज्य का, उसके बदले में अंग्रेजों ने ऐसे धन के रूप में किसी से 26 लाख रुपए ले लिए, किसी से 50 करोड़ रुपए ले लिए, किसी से 1 करोड़ रुपए ले लिए और इन नवाबों और राजाओं को लूटते चले गए और उनके राज्य का भी विस्तार घटाते चले गए, क्योंकि उनसे जो कुछ राज्य के कुछ भाग थे वो भी दान में लेते चले गए और इस प्रकार उनके राज्य का विस्तार भारत के अधिकांश भाग पर फैलता चला गया। इसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है,
वहाँ पर इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने अपनी हार देखते हुए संधि कर ली। अंग्रेजों की कूटनीति थी कि जब वो अपनी हार देखते थे तो वो संधि कर लेते थे, किंतु बाद में उस संधि को वो स्वयं ही पलट देते थे और उसकी जो गलती थी वो राजाओं और नवाबों पर थोप देते थे। और इस प्रकार इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पुनः कुछ ऐसे राज्यों को अपने कब्जे में लिया और बाद में उन राजाओं से धन लिया और कुछ अवध का क्षेत्र भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस प्रकार फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा अपने राज्य का विस्तार बढ़ाते चले गए और हमारे भारतीय राजा इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजों के व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण जो बातें थीं वो क्या थी? महत्वपूर्ण बातें ये थीं कि अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का फायदा उठाते हुए भारत में राजाओं नवाबों में फूट डाली, अपने व्यापार में बढ़ोतरी की, कंपनी को लाभ देने के लिए चुंगी कर को माफ करवा लिया और हमारे देश में खानों की खुदाई करनी प्रारंभ कर दी जिससे लोहा और कोयला खोदा गया। परिवहन के साधनों का विकास करने के लिए रेलवे लाइन और सड़कों का जाल बिछा दिया। रेलवे लाइन की शुरुआत हमारे देश में सन 1853 ईस्वी में अंग्रेजी शासन में हुई थी, जिसमें पहली रेल लाइन मुंबई और ठाणे के बीच में बिछाई गई थी, जो पहली रेल चली थी। तो अंग्रेजों ने परिवहन के साधनों का विकास यानी रेलवे लाइन और सड़कों का विकास ये इसलिए किया था कि वे जल्दी से जल्दी कम समय में और अधिक से दूरी तय करके अपने माल को पानी के जहाज़ों तक पहुंचा सकें। और इसका फायदा भारतीय राजाओं और नवाबों को भी मिला, वो भी उनके इस कार्य से गदगद हुए, किंतु उसके बदले में उन्होंने उन राजाओं से और नवाबों से धन ऐंठा। यहाँ तक कि जो वहाँ के अधिकारी थे वो कंपनी का फायदा उठा करके और स्वयं भी माला माल होने लगे। जो अपना धन था वो कंपनी का धन बता देते थे, उसे सस्ता खरीदते थे किसानों से और अधिक महंगा बेचते थे। सैनिक सहायता देने के लिए अंग्रेजों ने एक अपनी और अधिक सेना बुला ली और राजा नवाब इस बात को न समझ सके कि हमारी आपसी फूट का ये फायदा उठा रहे हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आया। तो ठीक इसी प्रकार इस पाठ का मैंने आपको सारांश बताया, जो आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। इसके लिए एक पाठ भी पढ़ना आपको, और इसका जो कार्य है वो PDF में मैंने आपको कल भेज दिया था, क्योंकि कल वीडियो नहीं बन पाई थी किन्हीं कारणों से। तो वीडियो मैं आज भेज दूंगा और PDF का काम जो मैंने कल भेज दिया था उसे आप अपनी कॉपी में कर लें और उसको याद करें। तब आगे वाली परीक्षा में इन पाठों से जो प्रश्न आएंगे, बहुविकल्प प्रश्न, अति लघु प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न, ये याद करने हैं। बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है कि अब जो पाठ्यक्रम कुछ बदल गया है, कुछ बच्चों ने पुरानी किताबें ले रखी हैं अभी तक, तो वो पुरानी किताबों का जो कुछ पाठ बदल गए हैं, कुछ शीर्षक बदल गए हैं, कुछ प्रश्न के जो पीछे के अभ्यास प्रश्न वो बदल गए हैं, इसलिए नई किताबें खरीदें, ये मेरा आग्रह है आपसे, और इसको याद करें। ओके, धन्यवाद।